नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की बात। देश में अब 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब तक देश में 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 5 से लेकर 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। अब बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक लगेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बच्चों की सेहत से जुड़े बड़े फैसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की कोविड से लड़ाई अब और अधिक मजबूत हो गई। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 आयु वर्ग के लिए कार्बोवैक्स, 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जायकोव डी की 2 डोज को रेस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशंस की मंजूरी दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लगाने का अभियान कब से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया जाएगा। अब सरकार ने डिसेंडिंग ऑर्डर मोड में जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया है और उसके बाद 12 से 15 के बाद अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अब टीका दिया जाएगा और कोवैक्सीन का डोज लग सकेगा। निश्चित रूप से अब गाइडलाइन का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बिहार सरकार अब गाइडलाइन जारी करेगी उसके बाद सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें अब टीका दिया जा सकेगा। दरअसल कोरोना वायरस के पिछले लहर में बच्चों पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन नए वेरिएंट XE की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद बच्चों की वैक्सीन को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अपनी ही पार्टी के महानगर युवा अध्यक्ष को पीटने का आरोप झेल रहे तेज प्रताप यादव ने अब नया पैंतरा लिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ऊपर आरोप लगने के बाद कल ही इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन आज तेज प्रताप यादव यात्रा पर जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता दरबार भी वो लगाएंगे। तेज प्रताप यादव अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के तहत ये यात्रा और जनता दरबार लगाने वाले हैं। बिहार के सभी जिलों में जनशक्ति यात्रा निकलेगी, वहीं हर जिले में जनशक्ति परिषद का जनता दरबार लगेगा। तेज प्रताप यादव पटना में जनता दरबार का आयोजन करेंगे, वहीं जनशक्ति परिषद के जिला अध्यक्ष जिलों में जनता दरबार लगाएंगे। तो इससे पहले तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से इस्तीफे वाला ट्वीट किया था। हालांकि इफ्तार वाले दिन वे बिहार में सियासी खेला करने का दावा कर रहे थे। तेज प्रताप के बदलते बयानों से सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप दुखी हैं? बन रही है, सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से। बिहार में खेला होगा। तेज प्रताप यादव का ये बयान 22 अप्रैल शुक्रवार का है, जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के पहुंचने के बाद लालू के बड़े लाल ने ये कहकर सबको चौंका दिया था कि बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन ये क्या? 2 दिन बाद ही तेज प्रताप कहने लगे कि वे आरजेडी से ही तौबा करने वाले हैं। तेज ने ट्वीट किया और लिख दिया कि पिताजी से मिलकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। अपने ट्वीट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप ने इस ट्वीट में लालू प्रसाद, आरजेडी, तेजस्वी यादव, राबड़ी और मीसा भारती को भी टैग किया। तेज के इस ट्वीट के बाद सभी हैरान हैं, क्योंकि लालू के बड़े लाल ने पार्टी छोड़ने की बातों को सार्वजनिक कर डाला है। तेज प्रताप आखिर क्यों खुद की पार्टी से नाता तोड़ना चाहते हैं, इसे तो वे ही बेहतर समझे।
लेकिन पूरे विवाद की जड़ 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी के ही दिन युवा आरजेडी के अध्यक्ष रामराज यादव के तेज प्रताप पर लगाए गंभीर आरोपों से ही जुड़े हैं, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। हालांकि तेज ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन अब तेज प्रताप नाराज है। वैसे आरजेडी में मचे घमासान के बीच सियासी गलियारे में बयानों के तीर चलने जरूर शुरू हो चुके हैं। आज तेज प्रताप जी इस्तीफा की पेशकश कर रहे हैं और वो भी विचारणीय है। अरे साहब, ये सब नौटंकी सभी जानते हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। ये लालू जी के पुत्र हैं, सिर्फ उन्हीं का चलता है, बाकी कार्यकर्ता तो झोला उठाने के लिए और पिटाई खाने के लिए हैं राजद में। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक दल कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं है, विरासत में मिली संपत्ति नहीं है जिसमें बंटवारा बराबरी का होगा। इसमें जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है, जिसमें संगठन की क्षमता होती है, वो आगे बढ़ जाता है। और तेज प्रताप जी तो पहले भी एक बार इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। जबकि राबड़ी आवास पर दावत इफ्तार के दिन क्या कुछ हुआ था, इस पर लालू के छोटे लाल तेजस्वी किसी भी तरह की जानकारी होने से ही इनकार करते रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अपनी ही पार्टी नेताओं पर तेज प्रताप को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या आरजेडी में कब्जा करने की परिवार में होड़ चल रही है? लालू की गैर मौजूदगी में क्या सक्षम और परिपक्व नेतृत्व की कमी है? क्या लालू की राजनीतिक वारिस बनना चाहते हैं तेज प्रताप? सवाल कई हैं जो आरजेडी के भीतर चल रहे संघर्ष को बयां करने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव में लगातार मिल रही करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन मंगलवार को पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पीके ने कांग्रेस के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में नहीं बनी बात। पीके ने ठुकराया सोनिया का ऑफर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने ईएजी का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। मतलब साफ है कि पीके को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। पीके के इनकार के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और उन्हें तय जिम्मेदारियों के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की सराहना करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मतलब साफ है कि दोनों को एक दूसरे का फॉर्मूला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नियोजन प्रक्रिया में देरी से नाराज सी-टेट और बी-टेट अभ्यर्थियों ने पटना में जोरदार हंगामा किया। ये लोग शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करना चाहते थे, जिन्हें सचिवालय के पास पुलिस ने रोक दिया। पटना की सड़कों पर उमड़ी युवाओं की ये भीड़ उन शिक्षक अभ्यर्थियों की है जो नियोजन प्रक्रिया में देरी से नाराज हैं। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू होने में हो रही देरी से नाराज इन सी-टेट और बी-टेट पास अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। ये लोग शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें सचिवालय के पास पुलिस ने रोक दिया। 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंच गए हैं और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने सचिवालय के पास इन्हें रोक दिया है। काफी हंगामा हो रहा है। जो अभ्यर्थी हैं शिक्षा मंत्री के आवास तक जाना चाहते हैं और अपनी मांग पूरा करवाना चाहते हैं।
लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी देख सकते हैं, महिला पुलिस हो या फिर पुरुष बल हो, वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच गए हैं और उसके बाद इन्हें रोका जा रहा है। इन शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन बहाली नहीं की जा रही है, इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं। हम लोग अपनी मांग को नहीं रख सकते क्या? शिक्षा मंत्री जी से अपने और पुलिस द्वारा जो आपराधिक मामला की तरह हम लोग बल का प्रयोग जो किया जा रहा है, कभी ऐसे किया जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री जी का क्या है सर? ये शिक्षा मंत्री का ये प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट न करके हम कोऑपरेट कर पा रही है। प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया, उसके पहले कहा गया कि हम मार्च के प्रथम सप्ताह में हम इसको लाइव मतलब आवेदन ला रहे हैं। बिहार में C-TET और B-TET पास सभी अभ्यर्थियों की बहाली का मामला पिछले 3 सालों से अटका हुआ है। छठे चरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस चरण के बाद भी बचे अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन नियोजन प्रक्रिया शुरू होने में हो रही देरी से इनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के योगापट्टी में मंदिर में मांस फेंके जाने पर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने आगजनी कर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मंदिर के पुजारी से पूरी घटना की जानकारी ली गई। दोनों ही संगठनों के सदस्यों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक थाने में धरना देने की बात कही है। बाद में एसडीएम और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कहकर धरना को उन्होंने खत्म कराने को कहा। इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है और कई थानों की पुलिस फिलहाल गांव में कैंप कर रही है। बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार जारी है। गोपालगंज में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए घर को बुलडोजर से आज तोड़ दिया गया। भागवत, परसा और कल्याणी गांव में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर पक्के मकान बना दिए गए थे। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस भेजा गया था, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। इसके बाद आज प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। डीएम ने बताया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द ही सभी जगहों से इस तरह के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए, इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा आपको बुलडोजर के जरिए हर जगह जहां पर अतिक्रमित किया गया है जमीनों को, सरकारी जमीनों पर पक्के मकान बना दिए गए थे। नोटिस इन लोगों को पहले ही जारी किया गया था कि अतिक्रमण कर जो जमीन पर जगह बनाई गई है इन्हें आप हटाएं यहां से। आज बुलडोजर के जरिए इन सबको ध्वस्त किया गया। इधर औरंगाबाद में भी अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे लगातार कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। शहर के रमेश चौक की ये तस्वीरें, जहां से लेकर सब्जी मंडी तक सड़क के किनारे कई दुकानों का निर्माण कर दिया गया था, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुंगेर में फरार आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम ने पहले ताशे के साथ इश्तेहार चिपकाने के लिए यहां पर पहुंची और फिर माइक के जरिए अनाउंसमेंट किया गया और फिर फरार आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपका दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि लौना गांव में गोलीबारी की घटना को लेकर तारापुर में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के 3 आरोपी हैं, जिनमें अभिमन्यु सिंह, प्रियंका देवी और विष्णुदेव सिंह फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों को इश्तेहार चिपकाने के 30 दिन के भीतर सरेंडर करना है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। बिहार के कई जिले हत्या की वारदातों से हिल गए। नालंदा में व्यवसायी और दानापुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं नालंदा में स्कूल के अंदर घुसकर रसोइये को गोली मार दी गई। हत्या, हत्या और हत्या।
हत्या की घटनाओं से हिला बिहार। जगह जहानाबाद, दिन मंगलवार, सुबह सुबह का समय था। लोगों की नींद अभी ठीक से खुली भी नहीं थी कि हत्या की खबर ने सबको सन्न कर दिया। नगर थाना के कनौदी गांव के पास श्री राम होटल के मालिक अभिराम शर्मा की हत्या कर दी गई। बाइक से आए अपराधियों ने होटल में घुसकर गोली मार दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि हेलमेट पहने दो अपराधी सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और गोली मारने के बाद उसी तेजी से भाग निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे, हम लोग उठ के चले गए। 6:20 में हम लोग गए, उन लोग 5 मिनट में आ गया। आया तो सबसे पहले गार्ड यहाँ पे रहते हैं, उसको निकाल दिया। वो लेके आया कि शादी के कार्ड देना है, चाचा कहाँ है? रूम में लेके चला गया। रूम में लेके गया तो उसको गोली के सटा के उसको नीचे भगा दिया। जब तक वो गया गली में हल्ला करने, जब तक वो यहाँ इनको मार के चला गया। जिस समय जहानाबाद में अभिराम शर्मा की हत्या हुई, ठीक उसी समय उसी स्टाइल में दानापुर के मसौढ़ी में भी एक हत्या की वारदात हुई। अभिराम शर्मा के भतीजे दिनेश शर्मा को बाइक सवार अपराधियों ने उनकी दुकान में घुसकर गोली मार दी। 64 साल के दिनेश शर्मा जनसंपर्क विभाग से रिटायर होने के बाद मसौढ़ी के गांधी मैदान रोड में दुकान चलाते थे। जहानाबाद एसपी ने पटना पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। जहाँ तक इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों का सवाल है, तो ये सेम ही घटनाक्रम इसके आसपास नीमा जो गांव है मसौढ़ी थाने में पड़ता, वहाँ भी किया गया है। पुरानी दुश्मनी की इसमें बात सामने आ रही है और जो अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। उनके जो भी इसमें साथी शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पे जो शामिल है वो भी और वहाँ पे जो शामिल है वो भी। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसको नालंदा में हुई हत्या से भी समझ सकते हैं। हिलसा थाना क्षेत्र के मई गाँव में अपराधियों ने मिडिल स्कूल में घुसकर रसोइये को गोली मार दी। 3 गोली लगने के बाद रसोइये की मौके पर ही मौत हो गई। एक के बाद हत्या की वारदातों ने ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या बिहार में लौट आया है मर्डर का दौर। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल, दानापुर से अमरजीत और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। नोएडा में बिहार के रहने वाले 30 साल के युवक का मर्डर हुआ है। ये वारदात नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में देर रात मॉल में बवाल के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि मारपीट में 30 साल का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि शराब पीने के बाद युवक आपस में ही भिड़ गए। तो नोएडा से खबर, जहां पर नोएडा में रहने वाले छपरा के युवक की हत्या कर दी गई। मॉल में 30 साल के युवक के साथ मारपीट की गई और इसी मारपीट के दौरान युवक को इतनी चोट आई कि अस्पताल जब तक युवक को ले जाया गया, डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। द लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद युवक की जान गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।